Hello everyone. I'm Nikhil Jain, and we'll start in few minutes. The flow of the session will be first I will be talking about resume. मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों में बात करूंगा आपसे. आई होप आप क्वारंटीन में सेफ हो, सुरक्षित हो अपने घर पे और ध्यान रखें. सो अभी हम थोड़ी देर और वेट करेंगे, 2 मिनट, और उसके बाद हम शुरू करेंगे. तो ये सेशन जो होगा वो 3 भाग में डिवाइड होगा. सबसे पहला हिस्सा हम रेज्यूमे पर बात करेंगे. रेज्यूमे, सीवी क्या होता है, उसकी क्या इम्पोर्टेंस है हमारे प्रोफेशनल करियर में, उसके क्या इम्पैक्ट हैं, कैसे एक अच्छा रेज्यूमे बनाया जाता है, ये सारी चीज़ों के ऊपर हम बात करेंगे और आप कैसे अच्छा रेज्यूमे बना सकते हो. उसके बाद हम बात करेंगे लिंक्डइन के ऊपर. लिंक्डइन क्या है, आज फेसबुक जैसे एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, लिंक्डइन कैसा प्लेटफॉर्म है और उसकी क्या सपोर्ट है. हम कैसे लिंक्डइन के माध्यम से अपने करियर में, अपने प्रोफेशनल लाइफ में, अपने स्टार्टअप में गाइडेंस ले सकते हैं. इनफैक्ट पर्सनल लाइफ में भी कभी कभी गाइडेंस ले सकते हैं. उसके बाद हम बात करेंगे हायर एजुकेशन की. हायर एजुकेशन की क्या इम्पोर्टेंस है आज के टाइम में, क्यों मास्टर्स अब करना ज़्यादा ज़रूरी है, सिर्फ बैचलर से काम नहीं चल रहा. एजुकेशन सिस्टम इंडिया में कैसा है, विदेश में कैसे एजुकेशन सिस्टम है, इंडिया में कुछ ऐसे कॉलेजेस हैं जिनके एजुकेशन सिस्टम हमें देखने चाहिए कि नहीं देखने चाहिए. तो ये सारी चीज़ों की हम बात करें आज. तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये सेशन पसंद आए, और पसंद आए तो डेफिनेटली हमारे पेज पर जाइए, हमें लाइक करिए, शेयर करिए. हम बहुत सारे वीडियोस बनाते हैं हायर एजुकेशन, रिज्यूमे, करियर काउंसलिंग पे, आप उसका लाभ उठा सकते हैं. तो सेशन शुरू करें. ओके, सो गुड मॉर्निंग एवरीवन. आई एम निखिल जैन. आई एम अ co-founder एंड CEO एट फॉरेन आर्किटेक्ट्स. सो मेरा नाम निखिल जैन है. मैं co-founder और CEO हूँ फॉरेन आर्किटेक्ट्स का, जो कि एक करियर काउंसलिंग और हायर एजुकेशन की स्टार्टअप है. मैं बॉम्बे से हूँ और मैं बहुत आभारी हूँ शशि ड्रीम फाउंडेशन का कि मुझे इस मंच पे आने का मौका दिया, आप सबसे जुड़ने का मौका दिया. तो मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आज 1 घंटा हम जितना भी समय निकालें आज, तो इस सेशन से हम कुछ सीख कर जाएं, ठीक है, ताकि आने वाले हमारे करियर के जर्नी में हमें भटका हुआ फील ना हो. हमें एटलीस्ट पता हो कि हमारे पास एक अच्छा रेज्यूमे है, हमें एटलीस्ट पता हो कि लिंक्डइन क्या होता है और उसकी क्या बेनिफिट है और हम कैसे चला सकते हैं, और हमें पता हो कि हमें अगर बैचलर्स करना है या मास्टर्स करना है तो कैसे करना है, कैसे यूनिवर्सिटी चूज करनी है. तो ये सारी चीजों के ऊपर हम बात करेंगे. तो आते हैं रेज्यूमे पर. रेज्यूमे बेसिकली क्या होता है? रेज्यूमे 1 पेज का डॉक्यूमेंट होता है. रेज्यूमे, सीवी रेज्यूमे नहीं होता है. सबसे पहला मिथ मैं क्लियर कर देता हूँ. सीवी लंबा डॉक्यूमेंट होता है, वो 2 पेज का भी हो सकता है, 3 पेज का भी हो सकता है, 4 पेज का भी हो सकता है. बट रेज्यूमे 1 से 2 पेज से ऊपर नहीं होता. 10 साल से अगर आपका कम एक्सपीरियंस है, बहुत सारे जॉब्स आपने नहीं करे, तो आप रेज्यूमे को 1 पेज में ला सकते हो, ठीक है. रेज्यूमे में सबसे इम्पोर्टेंट चीज हम जो देखते हैं, रेज्यूमे एकदम टारगेटेड होता है. अगर आप फ्रंट एंड डेवलपमेंट, जो वेबसाइट का फ्रंट एंड होता है, उस डेवलपमेंट रोल के लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हो, तो आपके रिज्यूमे में उससे रिलेटेड बातें लिखी होनी चाहिए, उससे रिलेटेड काम, उससे रिलेटेड स्किल्स, उससे रिलेटेड प्रोजेक्ट्स, वो सारी चीजें होनी चाहिए ज्यादातर. आपके रिज्यूमे में फिर कुछ और नहीं होना चाहिए ज्यादा. अगर मैं फ्रंट एंड डेवलपमेंट के लिए अप्लाई कर रहा हूँ और मेरे रेज्यूमे में स्पोर्ट्स की ज्यादा चीजें हैं या फिर आर्ट्स की ज्यादा चीजें हैं जो कि मेरे काम को नहीं दर्शाते ढंग से, तो वो चीजें रेज्यूमे में नहीं डालनी चाहिए. वो चीजें डालने से क्या होगा, रिक्रूटर का टाइम खराब होगा. जो हायर करता है आपको, वो 15 सेकंड देगा. 15 सेकंड में आप अपने रेज्यूमे में क्या दिखाना चाहते हो? आप वही दिखाना चाहते हो जिससे आपको जॉब मिले. तो क्या आपको स्पोर्ट्स से जॉब मिलेगी फ्रंट एंड में? नहीं. आपको रेज्यूमे में सबसे पहले वही इंफॉर्मेशन दिखानी है जो रिक्रूटर के लिए इंपॉर्टेंट हो, जिससे उसको जॉब मिले. अगर रिक्रूटर वो देख लेता है, वो समझ जाता है, रिक्रूटर का मतलब हुआ यहाँ पे हायरिंग मैनेजर, सीईओज, एनी डिसीजन मेकर,
जो कि आपको जॉब दे पाए या इंटर्नशिप दे पाए, ठीक है। तो वो अगर ये बात समझ जाता है कि हाँ ये प्रोफाइल मेरे जॉब के लिए बहुत सही है, ये इंसान मेरा जो हायरिंग का पोजीशन है उसको फुलफिल कर सकता है, ये इंसान मेरे क्या कहते हैं वर्क और रिस्पॉन्सिबिलिटीज को टेक ओवर कर सकता है, इफ दैट पर्सन बेसिकली क्वालिफाइज फॉर दैट रोल, आई विल बी वेरी हैप्पी टू हायर। इन आवर कंपनी, हमारे स्टार्टअप में हम ऑलमोस्ट 15-16 लोग अभी हायर कर रहे हैं, तो हमें रेगुलर 200-300-400 रेज्यूमेज आते रहते हैं। तो रेज्यूमे में हम ज्यादा टाइम नहीं खर्च कर सकते, क्योंकि 400 रेज्यूमे देखना बहुत टाइम लगेगा। हम सिर्फ 10 सेकंड देते हैं एक रेज्यूमे को, 10 सेकंड बस। 10 सेकंड में अगर हमें वो रेज्यूमे सही से लग गया कि हाँ ये रेज्यूमे अच्छा है, तो इस बंदे से बात करेंगे, और नहीं लगा तो नहीं। चाहे आपकी प्रोफाइल बहुत अच्छी हो, बट अगर आपका रेज्यूमे अच्छे से नहीं बनाओ तो भी जॉब नहीं लगती, ये भी सच है। ये मैं कैसे बता सकता हूँ? मैंने अपने ग्रेजुएशन, जो कि मैंने ग्रेजुएशन IIT BHU में करा, माइनिंग इंजीनियरिंग में। एक टाइम पे मैं सोशल मीडिया में, लिंक्डइन, डिजिटल मार्केटिंग में बहुत इंटरेस्टेड था। मैंने बहुत सारा वहाँ पे काम भी करा है उस एरिया में। तो जब मैं जॉब के लिए जा रहा था, तो बहुत सारे जॉब्स मुझे सिर्फ रेज्यूमे देख के मिले, मतलब इंटरव्यूज, कॉल ऑफर लेटर्स, रेज्यूमे देख के। रेज्यूमे बहुत सही है, बात करना चाहिए। तो रेज्यूमे आपका पहला कदम होता है उस कंपनी में। अगर आप उस कंपनी में जाते हैं तो रेज्यूमे आपका सबसे पहला कदम। और कहते हैं ना, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। तो यू शुड नेवर स्क्रू अप विद योर फर्स्ट इंप्रेशन। पहला इंप्रेशन कभी खराब नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो अगर हम रेज्यूमे पे ध्यान दें, तो रेज्यूमे में क्या क्या चीजों की आवश्यकता होती है आपके करियर प्रोफाइल से। सबसे पहला आपका नाम, आपका ईमेल आईडी, आपका फोन नंबर, आपका लिंक्डइन प्रोफाइल। आज के जमाने में क्या होता है, सोशल वेरिफिकेशन बहुत जरूरी है। आपका अस्तित्व आपका सोशल मीडिया प्रोफाइल बताता है कि आप सही में हो कि नहीं हो। निखिल जैन एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता है, ये आपको मेरा फेसबुक पेज से पता चल जाएगा, ये आपको मेरी लिंक्डइन प्रोफाइल से पता चल जाएगा। तो और वो कैसा बंदा है, क्या करता है, कैसे उठता बैठता है, उसका सर्कल क्या है, उसके थॉट्स क्या हैं, ये बहुत जरूरी होता है आजकल कंपनीज के लिए। तो सोशल मीडिया प्रोफाइल भी डालना जरूरी होता है, फेसबुक नहीं, लिंक्डइन, क्योंकि आप कॉर्पोरेट एनवायरनमेंट में जा रहे हो, तो कॉर्पोरेट सोशल मीडिया डालना होता है, विच इज लिंक्डइन, ठीक है। उसके बारे में हम बात करेंगे। तो नाम, नंबर, ईमेल आईडी, लिंक्डइन का URL, ये 3 चीज डालना होता है। उसके बाद डालते हैं समरी या ऑब्जेक्टिव। समरी, अगर आप अर्ली स्टेज में है करियर में, 2-4 साल ही हुआ है, तो समरी की आवश्यकता नहीं होती। तो समरी में आप ज्यादा कुछ समरी कर भी नहीं सकते, इसलिए समरी नहीं डालना चाहिए। 8-10 साल के वर्क एक्सपीरियंस के बाद समरी एक्चुअल में इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि तब बहुत सारा काम किया होता है, तो आपको बताना होता है संक्षिप्त में और छोटे में कि समरी कैसे यूज की जाए। मतलब आपने वो 10 साल में क्या क्या किया, वो 4 लाइन में बताना, तो वो होता है। तो इसको है ना, हम रेज्यूमे की भाषा में एलिवेटर पिच भी कहते हैं। मतलब 4 लाइन में आप पूरा रेज्यूमे बता सकते हो, है ना गजब की बात। तो अब जो आप अगर फ्रेशर हो या स्टूडेंट हो या फिर 1-2 साल का वर्क एक्सपीरियंस है, तो आप डालोगे ऑब्जेक्टिव, ठीक है। ऑब्जेक्टिव में क्या होता है, आप भी नहीं लिखोगे आई वांट टू फाइंड फिट कंपनी विच विल हेल्प मी इन माय करियर ग्रोथ एंड आई कैन कंट्रीब्यूट विद माय बेस्ट इंटरेस्ट। ये टेम्पलेट हो गया। आप फोन करते हो, आपको रोबोट की आवाज पसंद आती है, कस्टमर में इंसान की आवाज पसंद आती है? डेफिनेटली इंसान की, राइट। अगर आप रोबोट से बात करोगे तो कितना अच्छा लगेगा, ज्यादा अच्छा नहीं लगता। तो वैसी चीज होती है। तो ऑब्जेक्टिव में ना बहुत पर्सनलाइज्ड इंफॉर्मेशन देनी पड़ती है कि लेट से अगर आप फॉरेन एडमिट्स में अप्लाई कर रहे हो, मान लो सेल्स के लिए, सेल्स प्रोफाइल के लिए, तो कैसे लिख सकते हो, ये लिखना मत, जब मैं बता रहा हूँ तो, कि आई contribute in driving sales at regional locations where the reach of foreign admits has not been there, through my regional language skills and with my good negotiation skills as per my previous experiences in sales internships। एकदम सिंपल, साफ साफ आपने बता दिया कि आपके पास थोड़ा सा एक्सपीरियंस है जो आपने इंटर्नशिप्स में गेन किया है सेल्स में, आपके पास काफी सारी लैंग्वेज की स्किल्स है जो कि सेल्स में हेल्प करेंगी, और आपके पास नेगोशिएशंस और कन्विंसिंग स्किल्स भी है। एंड यही चाहिए होता है शुरुआत में सेल्स, ठीक है। और डेडिकेशन, मोटिवेशन है, तभी तो आप रेज्यूमे भेज रहे हो।
अच्छे से। तो ये चीज की हम बात करते हैं। उसके बाद ऑब्जेक्टिव के बाद क्या होता है? ऑब्जेक्टिव के बाद आप दोनों में से कुछ भी डाल सकते हो। अगर आपके पास बहुत अच्छी एजुकेशन है, बहुत अच्छे स्कोर्स हैं और बहुत राइट फिट फील्ड है, अगर आप मार्केटिंग में अप्लाई कर रहे हो, मार्केटिंग में आपकी डिग्री है, तो फिर पहले एजुकेशन डालो, ठीक है, क्योंकि उससे पता रहेगा कि हाँ इसको पता है, इसकी बेस नॉलेज प्योर है, द पर्सन हैज अ बेसिक नॉलेज ऑफ मार्केटिंग, ठीक है। बट अगर आपके स्कोर्स अच्छे नहीं है और आपकी डिग्री उससे सूटेबल नहीं है, तो ऊपर पहले वर्क एक्सपीरियंस डालो, तो उससे ये पता रहेगा कि हाँ इसने इस एरिया में काम तो किया है। अगर मैं मार्केटिंग के लिए हायर कर रहा हूँ तो इसने मार्केटिंग में काम किया है, ठीक है। तो वर्क एक्सपीरियंस में की अगर हम बात करें तो वर्क एक्सपीरियंस में आप इंटर्नशिप डाल सकते हैं, फ्रीलांसिंग के बारे में डाल सकते हैं, जॉब्स के बारे में डाल सकते हैं, ठीक है। वॉलंटियरिंग नहीं डाल सकते, वॉलंटियरिंग दूसरे सेक्शन में आता है, ठीक है। और हाँ, मोटा मोटी आप इतना चीज डाल सकते। अब इसमें लिखना कैसे होता है? कंपनी का नाम, प्रोफाइल, एक साइड में किस मंथ से किस आपने किया है, बट उसके अंदर में जो लिखना होता है वो इम्पोर्टेंट है। लोग क्या लिख देते हैं? आई वॉज रेस्पॉन्सिबल टू डू डिजिटल मार्केटिंग, आई वॉज रेस्पॉन्सिबल टू डू एसईओ। हाँ, आप रेस्पॉन्सिबल थे क्योंकि आपको कंपनी ने हायर किया उसी चीज के लिए। अगर आप वो काम नहीं करोगे जिसके लिए हायर किया, तो फिर आप रेस्पॉन्सिबल कैसे हो? रिक्रूटर ये नहीं देखता कि आप किस चीज के लिए रेस्पॉन्सिबल थे। रिक्रूटर ये देखता है कि जो काम आपको दिया गया था उसको आपने कितने अच्छे से निभाया, क्योंकि आप नहीं तो हजार लोग और कर सकते हैं वो काम, आपने क्या किया उस काम में, वो देखता है। In digital marketing, expanded the outreach of user base from 1 million to 6 million in 7 months while doing social media marketing campaigns and digital partnership associations. तो समझ में आ रहा है कि आपने डिजिटल मार्केटिंग में पार्टनरशिप्स की, सोशल मीडिया मार्केटिंग किया और उससे 10 लाख से 60 लाख यूजर बेस को बढ़ाया 7 महीने में। उसमें ग्रोथ रेट भी पता चल जाएगा कितने हर महीने में कितने बढ़े हैं। तो ये आपके इम्पैक्ट को दर्शाता है। रेज्यूमे में कई रोल्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज मत लिखना, अगर लिखोगे तो रिजेक्शंस आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। वहां पे ये लिखो कि इम्पैक्ट क्या है, व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ दैट रेज्यूमे इन योर लाइफ और इन द कंपनीज करियर, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम इसकी बात करेंगे कि वर्क एक्सपीरियंस में इम्पैक्ट कैसे दर्शाया जाए, ठीक है। इंटर्नशिप में वॉलंटियरिंग के हम क्वेश्चंस आंसर करेंगे। इंटर्नशिप भी वॉलंटियरिंग टाइप ही रहता है ना? नहीं, ऐसा नहीं है। वॉलंटियरिंग इज डिफरेंट, इंटर्नशिप इज डिफरेंट। आप अगर इंटर्नशिप कर रहे हो तो वहां पे आपको सीखने का कम, करने का ज्यादा मौका मिलता है। ट्रेनिंग और वॉलंटियरिंग अलग अलग चीज है। वॉलंटियरिंग में आप पेड नहीं होते हो, ठीक है। वॉलंटियरिंग इट्स यूजुअली सोशल बेनिफिट्स के लिए, ठीक है। आपका एक सोशल प्रोफाइल एंड बहुत जरूरी है वॉलंटियरिंग। आप मान नहीं सकते, जितने भी अच्छे अच्छे कॉलेज होते हैं वो वॉलंटियरिंग देखते हैं, इंडिया में भी आजकल और विदेश में तो हमेशा से ही वॉलंटियरिंग को सबसे ऊपर का दर्जा दिया जाता है, ठीक है। तो अभी हम फिर से लौटते हैं वर्क एक्सपीरियंस की तरफ। तो वर्क एक्सपीरियंस में जब हम देखें कि हम क्या क्या चीजों को वर्क एक्सपीरियंस में काउंट कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला चीज होता है इंटर्नशिप। जैसा कि हमने बताया, अगर आप स्टूडेंट हैं तो आप इंटर्नशिप्स को काउंट कर सकते हैं, ठीक है। और अगर आप जॉब कर रहे हैं तो डेफिनेटली जॉब तो काउंट होगा। तो इसमें हम जो बात कर रहे हैं कि आप अपने वर्क एक्सपीरियंस को इम्पैक्ट वाइज में लिखें, नंबर्स दें, स्टैटिस्टिक्स दें कि लीडिंग अ टीम ऑफ 12 पीपल आई डिड ग्रोथ इन सेल्स बाय 20% मंथ ओवर मंथ। तो इससे पता चलता है कि आपके पास लीडरशिप स्किल्स है, आप लोगों के साथ काम कर सकते हो और आपने सेल्स इतना एक्सपैंड किया है, ठीक है। तो ये सारी जो चीजें होती है ये बहुत जरूरी होती है आपके मतलब करियर ग्रोथ के लिए। तो इसको आपने अगर काम किया तो कितना नंबर से उसको तोड़े कितना फायदा आ रहा है कंपनी को, भी सारी चीजें इंप्रूव हो जाएंगी, ठीक है। तो हाँ, तो इसकी बात करेंगे। और दूसरी चीज हम अगर देखें तो इंटर्नशिप में ज्यादा आपको मेल करने का मौका न मिला हो, बट अपने रोल्स को थोड़ा नंबर्स में तोड़े, थोड़ा एनालिटिक्स में तोड़े कि अगर मैंने कुछ काम किया उससे मेरे टीम को कुछ फायदा हुआ तो क्या था, तो कैसे था, ठीक है। तो वो सारी चीजें आपको देखनी पड़ेंगी, ठीक है।
उसके बाद अगर हम देखें कि नेक्स्ट जो आएगा वो होगा प्रोजेक्ट। ठीक है, प्रोजेक्ट के ऊपर अगर हम बात करते हैं कि प्रोजेक्ट कैसा होता है, तो प्रोजेक्ट्स जो है कि अगर हम प्रोजेक्ट्स की बात करें तो आपने कौन कौन से प्रोजेक्ट्स करे, आप इसमें स्कूल प्रोजेक्ट्स मत डालें। अगर बहुत बड़ा कोई स्कूल प्रोजेक्ट किया है गूगल के लिए, फेसबुक के लिए, फिर नेशनल लेवल पे या इंटरनेशनल लेवल पे, तो वो आप लिख सकते हैं, बट उसको सबसे नीचे रखें। सबसे ऊपर आपके सबसे रीसेंट प्रोजेक्ट्स होने चाहिए जिसका आपके स्टार्टअप मतलब आपके जॉब में इम्पैक्ट हो। ठीक है, जो आपके जॉब से रिलेटेड और रिलेवेंट हो। तो उस चीज के लिए आप क्या करोगे, उस चीज के लिए सबसे पहले आपको ये देखना पड़ेगा कि उस प्रोजेक्ट में क्या आपने काम किया है। ठीक है, उस प्रोजेक्ट में आपने क्या काम किया है, उस प्रोजेक्ट का क्या इम्पैक्ट रहा है, तो वो सारी चीजें है ना आपको देखनी पड़ेंगी। ठीक है, तो वो प्रोजेक्ट को आप कैसे लिख सकते हैं, प्रोजेक्ट का टाइटल, प्रोजेक्ट अगर किसी कंपनी या कॉलेज के साथ किया तो उसका नाम, प्रोजेक्ट का ड्यूरेशन एक साइड में, और नीचे में प्रोजेक्ट के डिलीवरेबल्स कि आपने क्या डिलीवर किया। कोई भी और इंसान वो प्रोजेक्ट कर सकता था, बट आपने किया तो आपने कैसे किया, आपने क्या सीखा। एक लाइन में आप डिलीवरेबल्स लिख सकते हो कि आपने उस प्रोजेक्ट में क्या किया। एक लाइन में आप ये लिख सकते हो कि आपको क्या लर्निंग एक्सपीरियंस था उस प्रोजेक्ट के लिए, और एक लाइन में आप ये लिख सकते हो कि प्रोजेक्ट में आपने क्या क्या चीजें डिप्लॉय की और उससे क्या क्या सीखा। ठीक है, तो ऐसे आप प्रोजेक्ट को कैटेगराइज कर सकते हो और 3 लाइन में हो जाता है पूरा प्रोजेक्ट। ये ध्यान रखना, ज्यादा लंबा लिखने का कोई जरूरत नहीं है। अगर आप कोई प्रोजेक्ट को चाहते हो कि हाँ ये प्रोजेक्ट के डिटेल्स अगर मैं भेजूं तो अच्छा रहेगा, तो एक यूआरएल दे दो। उस प्रोजेक्ट को अगर आप डॉक्यूमेंट कर सकते हो कहीं पे पीडीएफ में, वर्ड में, उसको डॉक्यूमेंट कर लो। उस प्रोजेक्ट का कोई वीडियो है तो वीडियो अपलोड कर लो यूट्यूब में, और वो यूआरएल जो होता है वो यूआरएल को बिटली से शॉर्टन कर लो, bit.ly, बिटली से शॉर्टन करके छोटा यूआरएल बन जाएगा। वो यूआरएल को उसमें लिखो कि टू सी मोर अबाउट माय प्रोजेक्ट क्लिक हियर। ठीक है, तो वो अपने आप वो यूआरएल से चेक करके देखेगा, एंड वो अच्छी चीज होगी। वो एक्चुअल में दर्शाती कि नहीं आपने सिर्फ लिखा नहीं है, आपने बताया है कि आपने एक्चुअल में प्रोजेक्ट किया, और वो प्रोजेक्ट देखने लायक है, तभी आप शेयर कर रहे हो। ठीक है, तो प्रोजेक्ट्स ऐसे लिखोगे। उसके बाद आप क्या लिखोगे, लीडरशिप एंड वॉलंटियरिंग पोजीशंस। अगर आपने कोई क्लब के हेड रहे हो, ठीक है, कोई सोसाइटी के हेड रहे हो, ठीक है, या फिर कोई सोसाइटी में आपने वॉलंटियरिंग किया है, कोई क्लब के लिए वॉलंटियरिंग किया, तो वो वहां पे लिखोगे। ठीक है, तो वॉलंटियरिंग में अगेन इम्पैक्ट की बात करते हैं। अगर हेड रहे हो तो क्या चीजें आपने ड्राइव किया, क्या इम्पैक्ट किया, वो सारी चीजें आपको लिखनी पड़ेंगी। और अगर वॉलंटियरिंग कर रहे हो तो कैसे कर रहे हो, तो वो सारी चीजें आपको वहां पे डालनी होगी। और वो जब डालोगे तो उसमें नंबर्स और एनालिटिक्स, अगेन हमेशा नंबर्स और एनालिटिक्स को फोकस करके ही काम करना। ठीक है, तो वैसे करोगे तो चीजें आसान हो जाएंगी। उसके बाद अगर हम बात करते हैं एजुकेशन की, आप एजुकेशन जब पहले आपने वर्क एक्सपीरियंस डाल दिया, फिर प्रोजेक्ट्स डाल दिए, फिर आप एजुकेशन डाल सकते हो। अगर आपके एजुकेशन में कम नंबर, अगर आपके एजुकेशन बहुत ज्यादा नंबर है तो डेफिनेटली एजुकेशन ऊपर, फिर ये वर्क एक्सपीरियंस, फिर प्रोजेक्ट्स, तो ऐसे करके खत्म हो जाता है। उसके बाद आप स्किल्स डाल सकते हो। स्किल्स में ये सब मत डालो कि एमएस ऑफिस या फिर नेगोशिएट, टीम वर्क, ये सब बहुत रेगुलर हो जाता है, मतलब ये कॉपी बुक स्टाइल हो जाता है और इसमें किसी को इंटरेस्ट नहीं होता। एक तो डालो कोर स्किल्स, कोर कॉम्पिटेंसीज जो आपने सीखा है, विच इज अ हार्ड स्किल, लेट्स से फोटोशॉप, लेट्स से सीएसएस, एचटीएमएल, या फिर सोशल मीडिया एनालिटिक्स, गूगल एनालिटिक्स, ठीक है, फेसबुक एनालिटिक्स। तो ये सब आप स्किल्स में डाल सकते हो। इसको आप रेट भी कर सकते हो। अभी ये आपने सीखा है या फिर आप सीख चुके हो या आप इसमें एक्सपर्ट हो, इसको आप रेटिंग कर सकते हो 1 to 5 में। तो मैं बताऊंगा कुछ एक दो टूल जिसको आप यूज कर सकते हो, नहीं तो आप हमारी हेल्प ले सकते हो। हम खुद रेज्यूमेस बनाते हैं काफी हजारों स्टूडेंट्स के लिए। तो स्किल्स के लिए आपको क्या करना होता है, उसमें आप रेटिंग कर सकते हो कि 1 to 5 में आप कितना रेट करना चाहोगे। और ऐसा नहीं कर देना कि सब में 5 रेट कर दिया। आपके जो सही रेटिंग है वो आपको समझनी पड़ेगी। अगर आपने जस्ट शुरू किया है, 1 महीना ही खर्च किया उस पर, बहुत ज्यादा काम नहीं किया, तो 1 रेट कर दो। अगर आपने एक प्रोजेक्ट किया है तो 2 रेट कर दो। अगर आपने कुछ उसमें इंटर्नशिप या फ्रीलांसिंग किया है तो 3 या 4 रेट कर दो। अगर आप उस चीज को 2-3 साल से परस्यू कर रहे हो तो 5 रेट कर दो। ठीक है, ऐसे करके आप रेटिंग कर सकते हो उसको, ताकि रिक्रूटर को पता रहेगा कि आपकी वो स्किल में कॉम्पिटेंसीज क्या है। ठीक है, एक्सक्यूज मी। तो
रेज्यूमे तो ऐसे हो गया, और ये एक पेज में किया जा सकता है। Trust me, मेरा रेज्यूमे आज भी मैं एक पेज में कर सकता हूँ, आप भी कर सकते हो। मेरे रेज्यूमे 26 इंटर्नशिप्स है, बट सारी नहीं डालनी होती। हर जगह सारी इंटर्नशिप डालने का कोई सेंस नहीं बनता। ठीक है, तो हम रेज्यूमे को एक पेज में कैसे करेंगे, ये आज हमने सीखा। हम सबसे पहले अपना नाम, ईमेल आईडी और फोन नंबर और लिंक्डइन यूआरएल डालेंगे। अगर आप डेवलपर हो तो गिटहब का भी यूआरएल डालना, गिटहब का यूआरएल डालना बहुत जरूरी। अगर आपकी खुद की वेबसाइट है तो वो उसका यूआरएल भी डालो। ठीक है, उसके बाद अपना वर्क एक्सपीरियंस या एजुकेशन एक्सपीरियंस। वर्क एक्सपीरियंस कैसे, अगर आपके पास वर्क एक्सपीरियंस अच्छा है, इंटर्नशिप्स अच्छी है, तो पहले वर्क एक्सपीरियंस। अगर एजुकेशन बहुत अच्छा है तो पहले एजुकेशन एक्सपीरियंस। उसके बाद प्रोजेक्ट्स, उसके बाद वॉलंटियरिंग और अचीवमेंट्स। अचीवमेंट्स हमने मिस कर दिया। वॉलंटियरिंग के बाद आप डाल सकते हो अचीवमेंट्स। अगर आप स्कूल में फर्स्ट आए, कॉलेज में फर्स्ट आए, या आपने कोई अवार्ड जीता, या आपको कोई चीज के लिए फेलिसिटेट किया गया, तो वो अचीवमेंट्स। बट अचीवमेंट्स लिखने का एक तरीका होता है। लोग लिखते हैं केम फर्स्ट इन डिबेट कंपटीशन। अब वो डिबेट कंपटीशन में कितने लोग थे? 5 थे, 5,000 थे, 5 लाख थे? कितना बड़ा कंपटीशन था? वॉज इट अ स्टेट लेवल, नेशनल लेवल, इंटरनेशनल लेवल? उस प्राइज की इंपॉर्टेंस पता होनी चाहिए, और वो इंपॉर्टेंस रिक्रूटर को पता होनी चाहिए आपसे ज्यादा। या फिर ये लिख दिया वॉन द कूडोस अवार्ड। अब ये कूडोस अवार्ड ऑस्कर थोड़ी है, आपको बताना पड़ेगा वॉन कूडोस अवार्ड बाय एक्स एंड वाई कंपनी, गिवन टू ओनली 2 एग्जीक्यूटिव्स एवरी ईयर आउट ऑफ 200 एग्जीक्यूटिव्स बेस्ड ऑन वर्क परफॉर्मेंस। तो इससे पता चलता है कूडोस अवार्ड की इंपॉर्टेंस क्या है। ठीक है, तो ऐसे आप अपने अवार्ड्स, अचीवमेंट्स देख सकते हो। सर्टिफिकेशंस भी आप लिख सकते हो। काफी सारे लोग आजकल ऑनलाइन सर्टिफिकेशंस करते हैं, बहुत अच्छी बात है ऑनलाइन स्किलिंग, अपस्किलिंग करना। तो उस सर्टिफिकेशंस को आप लिख सकते हो कि परस्यूड दिस कोर्स इन दिस, और उसमें वन लाइनर, सर्टिफिकेट का नाम, कौन अफिलिएट कर रहा है, कोर्सेरा है तो ब्रैकेट में कोर्सेरा, यूडेमी है तो यूडेमी, और जो तारीख में आपने सर्टिफिकेट कंप्लीट किया वो। चाहो तो उस सर्टिफिकेट को लिंक कर सकते हो अपने सर्टिफिकेट की आईडी से। यूआरएल जो सर्टिफिकेट का ऑनलाइन मिलता है, उस सर्टिफिकेट को आप ऑनलाइन अपलोड कर दो, या उसका ऑनलाइन कुछ प्रेजेंस होगा, वो यूआरएल को आप एम्बेड कर दो इसमें। तो अगर मेरे को चेक करना होगा कि इसने वास्तविकता में वो सर्टिफिकेट किया है कि नहीं किया, अगर किया है तो फिर मैं उसको क्रेडिट दे सकता हूँ। क्या इसको पता है कि क्या करना चाहिए, मतलब नॉलेज है सही में, झूठ नहीं लिखा है। आजकल सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि लोग गलत चीज लिख देते रेज्यूमे, और ट्रस्ट मी ऐसा कभी मत करो। अगर गलती से कर दिया ना और किसी रिक्रूटर को सही नहीं लगा, तो बदनामी जो होगी वो अलग, आपके जॉब लाइफ में भी बहुत दिक्कत होगी। तो एक ये चीज हो गई। अब इसके बाद हम बात करेंगे, हाँ, डिक्लेरेशन। डिक्लेरेशन की कोई जरूरत नहीं। बहुत सारे यूनिवर्सिटी में देखा जाता है कि लोग डिक्लेरेशन देता है, आई डिक्लेयर दिस इंफॉर्मेशन। नहीं, जरूरत नहीं है। अगर आपने वो इंफॉर्मेशन दिया उसका मतलब वो सच है। आप झूठ इन्फॉर्मेशन क्यों दोगे? अगर आप झूठ इन्फॉर्मेशन दे रहे हो तो फिर गलती किसकी है? वो आप ही की गलती है। ठीक है, तो डिक्लेरेशन जैसी चीजों की जरूरत नहीं होती। एंड कोशिश करो एक पेज में रिज्यूमे हो जाए। अगर एक पेज में नहीं हो रहा है तो प्रॉपरली 2 पेज में करो। फिर ये 1.5 पेज, 1.25 पेज का रिज्यूमे मत बनाओ कि मोटा मोटी इधर आ गया, 4 लाइन उधर आ गया। ठीक है, तो वो चीज आप कर सकते हो अच्छे से। उसके बाद अगर हम बात करें तो रेज्यूमे यहाँ पे खत्म होता है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट देखेंगे कि लिंक्डइन को आप कैसे लेवरेज कर सकते हैं। रेज्यूमे एक हिस्सा है आपके प्रोफाइल को दर्शाने का। रेज्यूमे का मौका कब मिलता है? जब आपको इनवाइट किया हो कि हाँ सबमिट योर रेज्यूमे, या आप किसी से बात कर रहे हो। ठीक है, उससे पहले आपको रेज्यूमे का मौका नहीं मिलता। तो हम रेज्यूमे के बाद और रेज्यूमे को बेचने का जो अपॉर्चुनिटी है वो कैसे क्रिएट करें, अभी हम उसकी बात करेंगे। ठीक है, तो अभी अगर हम देखें कि काफी सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, इंडीड है, नौकरी है, जॉब्स के लिए हजारों प्लेटफॉर्म्स रोज खुलते हैं, रोज बंद भी होते हैं। कहाँ पे जॉब्स हैं अच्छी, करियर गाइडेंस कहाँ से मिलेगा अच्छे से। ठीक है, हम अपने जैसे लाइक माइंडेड प्रोफेशनल से कहाँ पे मिल सकते हैं, बात कर सकते हैं, कोलैबोरेट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें लिंक्डइन पर होती है। फेसबुक पर भी होती है, नो डाउट। काफी सारे अच्छे ग्रुप्स हैं फेसबुक पे, जैसे डिजिटल मार्केटिंग के लिए अपस्किल है, स्टार्टअप के लिए पुश स्टार्ट है, करियर गाइडेंस के लिए पुश टैलेंट है। शशि ड्रीम फाउंडेशन खुद अपने आप बहुत सारा काम कर रहे हैं अच्छा। तो ऐसे करके कुछ ग्रुप्स हैं, बट
जो बहुत बड़ा नेटवर्क है वो लिंक्डइन है। ठीक है, लिंक्डइन पे आपको करियर काउंसलिंग, जॉब, प्रोफेशनल गाइडेंस, प्रोफेशनल नेटवर्किंग, ये सारी चीजें मिलती है। आज के जमाने में आपके पास फेसबुक हो ना हो, मैं रेकमेंड करूंगा लिंक्डइन पर प्रोफाइल होनी चाहिए। लिंक्डइन पर प्रोफाइल होना बहुत बहुत ज्यादा नीड है आज के जमाने में। तो अगर हम बात करेंगे लिंक्डइन की प्रोफाइल की इंपॉर्टेंस की, तो मैं अपना लिंक्डइन प्रोफाइल यूआरएल कमेंट में डाल रहा हूँ। आप जाइए, प्रोफाइल देखिए, अपनी प्रोफाइल बनाइए और कनेक्ट होइए, एक दूसरे से प्रोफेशनली कनेक्ट होइए। लिंक्डइन की प्रोफाइल में आपसे इतने क्वेश्चंस पूछे जाएंगे कि आप अपनी पूरी प्रोफेशनल हिस्ट्री समझ जाओ। आपके इंटर्नशिप्स, आपके जॉब्स, आपके वर्क एक्सपीरियंस, आपके सर्टिफिकेशन, पेपर्स, पैटेंट, सब कुछ आएगा। आपकी स्किल्स, रिकमेंडेशंस। लिंक्डइन पर रिकमेंडेशंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। जो हम रेफरेंस की बात करते हैं, तो लिंक्डइन पर रिकमेंडेशंस की वैल्यू होती है। क्यों? क्योंकि आपको किसी ने रेकमेंड किया, जो कि ओपनली दिख रहा है कि कौन रेकमेंड किया, उसने क्या लिखा है, और सब कुछ देख सकते हैं। तो लिंक्डइन पर प्रोफाइल बनाइए आज के आज ही, और कम से कम 500-600 लोगों को अपनी इंडस्ट्री में से ऐड करिए। ठीक है, अपना कनेक्शन बढ़ाइए, कोई दिक्कत नहीं। लिंक्डइन में 30,000 कनेक्शन आप ऐड कर सकते हैं, 30,000 लोगों के साथ आप बात कर सकते हैं 1 to 1। ठीक है, तो लिंक्डइन पर जाइए और अपना आईडी बनाइए। लिंक्डइन के लिए हम वर्कशॉप्स देते हैं, गाइडेंस करते हैं 1 to 1। अगर आपको कभी लिंक्डइन के लिए कोई प्रोफेशनल सपोर्ट चाहिए, तो आप फॉरेन एडमिन से या फिर मुझसे कनेक्ट होइए, एंड वी विल हेल्प यू इन दैट। बाकी लिंक्डइन पर प्रोफाइल बनाने का फायदा क्या है, मैं क्यों टाइम स्पेंड करूँ लिंक्डइन पर, मैं बताता हूँ। मेरी पर्सनल बैकग्राउंड से मेरे पास क्लोज टू 20+ इंटर्नशिप्स का एक्सपीरियंस है, और वो सारी इंटर्नशिप्स मुझे लिंक्डइन से मिली है ना। अच्छी बात, मुझे जॉब्स मिले काफी सारे लिंक्डइन से, मुझे अच्छे से अच्छे मेंटर्स मिले। आज अगर आप देखो, डिजी लॉकर, स्लाइड शेयर, मैं उनके को फाउंडर से मिला। गोल्डमैन सैक्स, वन ऑफ द बेस्ट बैंक्स है वर्ल्ड में, मैं उनके डायरेक्टर से मिला लिंक्डइन पे। तो काफी सारी चीजें लिंक्डइन पे। मेरी क्राउड फंडिंग लिंक्डइन पे हुई। जब मुझे विदेश जाना था पहली बार, तो मुझे लिंक्डइन में काफी सारे लोगों ने सपोर्ट किया। मैंने $3,000 ऑलमोस्ट 4 दिन में इकट्ठा किया लिंक्डइन से। डिपेंड करता है आपका सोशल रेपुटेशन कैसा है वहां पे। अगर आप प्लेटफॉर्म पे जाते हो, हेल्प करते हो लोगों की, तो आपका सोशल रेपुटेशन भी बढ़ता है और लोग भी आपको हेल्प करते हैं। ये सारा चीज एक दिन में नहीं हुआ, आपको जाना पड़ता है, और अच्छे अच्छे कंटेंट आपको पढ़ने को मिलता है। फेसबुक में क्या मिलता है ज्यादा से ज्यादा, बहुत कम अच्छे कंटेंट होते हैं। फेसबुक ऊपर से मॉडरेट भी करता है, तो काफी डिस्ट्रैक्टिव कंटेंट होता है मेरे हिसाब से फेसबुक में। लिंक्डइन में आप अगर सही लोगों को फॉलो करो, तो बहुत ही नॉलेजेबल कंटेंट मिलता है। ठीक है, तो मेरे हिसाब से आपको लिंक्डइन पर होना चाहिए, उसके बहुत फायदे हैं। ठीक है, और दूसरी चीज की है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, अगर आप जॉब ढूंढ रहे हो, तो वो सबसे बेहतर प्लेटफॉर्म है अभी के जमाने में। लिंक्डइन पर काफी सारे जॉब्स, काफी सारे इंटर्नशिप्स पोस्ट होते हैं। लिंक्डइन के सर्च फीचर में जाइए, वहां पे लिखिए हायरिंग कंटेंट राइटर लेट्स, और फिर सर्च करिए, वहां पे कंटेंट का फिल्टर लगाइए, और देखिए इतने सारे कंटेंट राइटिंग के, हायरिंग के पोजीशंस होंगे, डिजिटल मार्केटिंग के, टेक्नोलॉजी के, वेब के, एआई के, एमएल के, बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज पोस्ट होंगे। जाइए, बात करिए रिक्रूटर से। अब लिंक्डइन बात कैसे की जाती है, ये बहुत जरूरी है, ये समझना बहुत जरूरी है। ये गलतियां 10 में से 8 लोग करते हैं। किससे लिंक्डइन पे कैसे बात करनी है। लोगों के मैसेजेस आते हैं मुझे ऑलमोस्ट रोज कि हे ब्रो, आई एम लुकिंग फॉर अ जॉब, हाय निखिल, कैन यू हेल्प मी गेट एनी जॉब, हाय निखिल सर, आई नीड अ जॉब, आई नीड एन इंटर्नशिप। तो मेरा काम ये तो नहीं है कि मैं लिंक्डइन पे बैठ के सबको जॉब या इंटर्नशिप दे रहा हूँ, ये तो मेरा काम नहीं है। रिक्रूटर भी होगा तो उसका ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अपनी कंपनी के लिए जॉब ढूंढे, तुझे जॉब दे, ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। तो लिंक्डइन पे कम्युनिकेशन कैसे करना था वो समझना जरूरी। कल को आप मान लो आप सड़क पर चल रहे हो, एक इंसान आता है, बोलता है मिस्टर एक्स, मुझे 1,000 रुपए चाहिए, आप उसे दोगे? मुझे 10 रुपए चाहिए, तो भी आप सोचोगे। और मिस्टर एक्स आके बोलता है मुझे आपकी कंपनी में जॉब चाहिए, आप दे दोगे हाथों हाथ? आप बोलोगे कौन है ये, कहाँ से आया, क्यों बोल रहा है मेरे को, कैसे जानता है? तो वही चीज लिंक्डइन पे लोग समझते हैं कि आप अचानक से किसी को मैसेज करोगे ये चीज के लिए, बिना कोई बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन के, बिना कुछ चीज के। अभी अगर मान लो वो इंसान फिर से आता, हेलो मिस्टर एक्स, मैंने आपका एक टॉक देखा था, मैंने आपको इस इवेंट में देखा था, मैं आपको यहाँ से फॉलो कर रहा था,
और मैं जानता हूँ आपकी कंपनी में ऐसा ऐसा काम हो रहा है और इसमें आपकी ओपन वैकेंसी भी है और मैं इस चीज में काम कर चुका हूँ, मेरी स्किल्स ऐसी हैं, तो हम एक मीटिंग करें या फिर आप मेरी स्किल्स एक बार देखना चाहोगे, तो आप बात कर सकते हो। तो फिर आप बोलोगे हाँ, एक बार बात तो करनी चाहिए, इसको नॉलेज है, इसको मेरी कंपनी के बारे में भी नॉलेज है, इसको पता है कि यहाँ पे वीक पॉइंट्स है, लेट्स टॉक। तो फिर आप बात करते हो और उसके बाद जॉब ऑफर देने में कंफर्टेबल भी हो सकते हो। ठीक है, तो वैसे ही लिंक्डइन पे होता है, आप डायरेक्टली कुछ मांगोगे नहीं मिलेगा, आपको समझाना पड़ेगा कि क्यों आप उनकी हेल्प कर सकते हो। अगर आप लोगों की हेल्प करोगे वो आपकी जरूर हेल्प करेंगे। दैट इज हाउ लिंक्डइन वर्क्स। ठीक है, दूसरी चीज जो होती है लिंक्डइन पे वो होता है मेंटोरशिप, गाइडेंस। इंडिया में इतनी बड़ी पॉपुलेशन है, अवेयरनेस और गाइडेंस सबसे बड़ा इश्यू है। उसी के रीजन से हमने फॉरेन एडमिट्स खोला। अभी कॉलेज बाती दूसरी वेबसाइट है जो कि इंडियन स्टूडेंट्स को इंडियन यूनिवर्सिटीज में जाने में गाइड करती है, ताकि आप कोई भी गलती अपने बैचलर्स को चुनने में नहीं। और अगर आप मास्टर कर रहे हैं विदेश में जाना चाहते हैं तो फॉरेन एडमिट्स वैसी हेल्प करती है। इंडिया में गाइडेंस सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्यों है? क्यों आज हर कोई करियर काउंसलर बना घूमता है, आज हर कोई फ्री में एडवाइस दे देता है, कुछ नहीं, कोई क्रेडिबिलिटी कोई वैल्यू नहीं है। तो आप किनसे एडवाइस लो, किनसे कनेक्ट हो, कौन आपकी सही तरीके से हेल्प कर सकता है, ये चीज आप लिंक्डइन पे चेक कर सकते हैं। आप उनसे बात करो ना जो आपकी पोजीशन में कभी थे या वहां पर हैं जहां आप जाना चाहते हो, उनसे बात करो। अब मुझे मान लो यूएस में एक इंटर्नशिप चाहिए थी सोशल मीडिया में, तो मैं उनसे बात करूंगा जो यूएस में सोशल मीडिया में जॉब कर रहे हैं या फिर सोशल मीडिया की कंपनी में है और जो कि इंडियंस हैं जो यहाँ से गए हैं, क्योंकि उनको पता है कि यहाँ से वहां जाना कैसे होता है, कैसे होता है, क्या क्या करना पड़ता है, कितना टफ और कितना आसान होता है, ये सारी चीज उन्हें पता है क्योंकि वो जा चुके हैं, कई बार देख चुके हैं। तो वो चीज मुझे उनसे बेहतर, या फिर आप किसी पड़ोसी से पूछोगे क्या कि यार मुझे यूएस में जाना है जॉब करे, तुम बता सकते हो, मैं तुम्हें पैसे दे दूंगा। पड़ोसी बोले हाँ 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 बता दूंगा, वो जाएगा गूगल पे 4 चीज ढूंढेगा, उठा के आपको दे देगा, ये कर लो। बट क्या वो सही है आपके लिए, वो तो नहीं पता। तो ये चीज के लिए ही गाइडेंस उसे लेनी चाहिए जो आपके टारगेट पोजीशन पर हो या फिर वो कर चुका हो जो आप करना चाहते हो। अब जैसे सिंपल कॉन्सेप्ट है, अगर आपको ऑफ स्पिन बॉलिंग सीखनी है तो आप हरभजन सिंह से सीखोगे या फिर हॉकी के कोच से सीखोगे? बताओ किससे सीखोगे? हॉकी कोच आपको ऑफ स्पिन बॉलिंग सिखा सकता है? नहीं, हरभजन सिंह सिखा सकते। तो वो चॉइस आपका होता है कि कैसे जाओ। बच्चे बहुत गलती करते हैं इस चीज में, वो लिंक्डइन पे जाते हैं, हर किसी अरे गहरे से मेंटरशिप ले लेते हैं। ठीक है, लिंक्डइन पर भी ये बहुत खराब चीजें धीरे धीरे शुरू हुई है, कोई भी गाइडेंस कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, सिर्फ सोशल मीडिया पे विश्वास मत करो। ये अगेन लिंक्डइन से थोड़ा सा एंटी ओपिनियन है मेरा। देखो उन्होंने क्या किया है, उन्होंने क्या अपने करियर में करा है, आर दे रियली एबल टू गाइड। ठीक है, और दूसरी चीज है सोशल फियर, लोगों से कनेक्ट करो, कोई दिक्कत नहीं है, लोगों से बात करो, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू कनेक्ट एंड नेटवर्क, लिंक्डइन बना ही इसीलिए, तो वो चीज जाननी बहुत जरूरी है। ठीक है, तो आज ही जाओ लिंक्डइन पर अपना प्रोफाइल बनाओ और मुझे ऐड करो, लेट्स सी कि आपका प्रोफाइल कैसा होता है। मुझे अगर कुछ भी कमी दिखती है मैं आपको मैसेज में जरूर बताऊंगा कि आप कैसे अपना प्रोफाइल इंप्रूव कर सकते हो। अगर आप लिंक्डइन में प्रोफेशनल हेल्प चाहिए, जॉब्स, करियर, हायर एजुकेशन, आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। मैं फॉरेन एडमिट्स का लिंक भी डाल देता हूँ, जिससे आपको कभी भी कोई भी हेल्प चाहिए आप डायरेक्टली आराम से कनेक्ट कर सकते हैं यहाँ पे, और आई विल बी वेरी हैप्पी टू हेल्प। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं हायर एजुकेशन की। हायर एजुकेशन क्यों इम्पोर्टेंट है, उसकी क्या इम्पोर्टेंस है अभी इंडिया में, ऑल ओवर वर्ल्ड। अभी पैंडेमिक है, कोविड है, कोरोना वायरस के कारण लॉकडाउन है, बाहर लोग आ जा नहीं सकते, तो क्या करें हायर एजुकेशन? और हायर एजुकेशन करना जरूरी है भी कि नहीं, ये भी तो जानना जरूरी है। इंडिया में आधे से ज्यादा लोग ऐसा होता है कि इंजीनियरिंग कर ली, जॉब नहीं मिली, चलो एमबीए कर लेते। सोचा होगा किसी ना किसी ने तो जरूर सोचा होगा कि चलो एमबीए कर लेते, जॉब तो मिल जाएगी और अच्छी जॉब मिल जाएगी। जॉब में खुश नहीं, चलो एमबीए कर लेते, राइट? तो पॉइंट ये होता है कि एमबीए क्यों करना है, एमआईएस क्यों नहीं करना, एमआईएफ क्यों नहीं करना, एमआईएम क्यों नहीं करना, मास्टर्स इन फाइनेंस हुआ, मास्टर्स इन मैनेजमेंट हुआ, एमबीए ही क्यों नहीं पता होता। 90% लोगों को नहीं पता होता एमबीए क्यों करना।
बस हाँ एमबीए से अच्छा जॉब होता है, पैकेज अच्छा मिल जाता, नहीं होता, ऐसा नहीं होता, हर बार नहीं होता, और बहुत खर्चा होता है। एमबीए बुरा नहीं है, एमबीए बहुत अच्छा कोर्स है, डिपेंड करता है कि कौन कर रहा है। सब कोर्स अच्छे होते हैं, कोई कोर्स बेकार नहीं, नर्सिंग से लेके फार्मेसी से लेके एआई से लेके एमबीए तक सब कोर्स अच्छे होते हैं। बट क्या वो कोर्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये जानना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो एमबीए, अभी हम बात करते हैं हायर एजुकेशन की, कि आज के जमाने में बैचलर्स सब कुछ कर रहे हैं, बैचलर्स की धीरे धीरे इंपॉर्टेंस कम हो रही है, सबको स्पेशलाइजेशन चाहिए। आपको भी तो एक स्पेशलिस्ट चाहिए होता है जब आप डॉक्टर में जाते हैं, कि आई स्पेशलिस्ट चाहिए, ईयर स्पेशलिस्ट चाहिए, वैसे कंपनीज को भी स्पेशलिस्ट चाहिए होता है कि वो स्पेसिफिकली एआई का काम करे या स्पेसिफिकली डेटा साइंस में ट्रेंड हो। ठीक है, स्पेसिफिकली ये करे, ताकि क्या रहता है, उससे हमें सिखाने का, समझाने का समय कम लगता है, तो वो चीज, और वो काम में माहिर होता है फिर। ठीक है, तो ये उम्मीद की जाती है बेसिकली कंपनी से। तो अगर आप बैचलर्स पढ़ते हैं तो इंडिया में बैचलर्स में स्पेशलाइजेशन नहीं होता, इनफैक्ट कहीं पे भी बैचलर्स में ज्यादा स्पेशलाइजेशन का स्कोप नहीं होता। तो वो एजुकेशन सिस्टम ही हमारा ऐसे डिजाइंड है, इसीलिए लोग अपस्किल करते हैं, एक्स्ट्रा कोर्सेज करते हैं, कई सारे ऑनलाइन सर्टिफिकेशन करते हैं, कोर्सेरा पे, यूडेमी पे। यूनिवर्सिटीज भी आज ऑनलाइन डिग्रीज दे रही है। अगर आपको यूएस में यूनिवर्सिटी में पढ़ा है, क्या पैसे नहीं होते हैं कि यूएस में रह पाओ, तो आप यहाँ से बैठे बैठे ऑनलाइन डिग्रीज कर सकते हो, मास्टर्स डिग्री, बैचलर्स डिग्री, और आपको एग्जैक्टली वही एलुमनी का स्टेटस मिलेगा जो आपको वहां जाके मिलता है। ऐसे बहुत सारे अच्छे कोर्सेस हैं और बहुत कम कॉस्ट में होते हैं। यूएस में मान लो आप जाते हो 50 लाख खर्च करते हो, यहाँ 15 लाख में कर रहे हो, तो वो चीज रहता है। बट सारे कोर्सेज का क्या बेनिफिट है वो आपको समझना जरूरी है, उसी के लिए मेंटरशिप सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं मास्टर्स और बैचलर्स की। इंडिया में जितना मैंने पढ़ा डेटा से, 12वीं से बैचलर्स जाने में 2018 में 36 करोड़ लोग थे, 36 मिलियन या 36 मिलियन, तो 3.6 करोड़, राइट। उसमें से सिर्फ 8 लाख लोग बाहर गए थे, बाकी तो सब इंडिया में ही थे, सबने इंडिया में ही पढ़ाई की, राइट। और एम्प्लॉयमेंट का और अनएम्प्लॉयमेंट तो आपसे भी छुपा नहीं है, आपको भी पता है। तो हर कॉलेज को चुनने से पहले, हर कोर्स को चुनने से पहले ये देखो कि क्या उसका प्रोस्पेक्ट है, उसका आगे फ्यूचर क्या है, वो डिग्री से मुझे क्या हेल्प मिलेगा, वो कॉलेज का एल्यूमिनी नेटवर्क कैसा है, उस कॉलेज का फीस कितना है, उस कॉलेज के कोर्सेज क्या क्या है, वो कोर्सेज का मार्केट में कितना इंपॉर्टेंस है, मार्केट में मतलब प्रोफेशनल इंडस्ट्री में, जॉब लाइफ में उसका क्या इंपॉर्टेंस होगा। तो वो सब समझो, जरूरी है। आज ये नहीं कि आप सी में ही पूरी प्रोग्रामिंग करके बैचलर्स निकाल लिया, क्योंकि मार्केट में पाइथन, जावा स्क्रिप्ट ये सब आ रहे हैं, तो ये आपको समझना बहुत जरूरी रहेगा। ठीक है, तो और हर कॉलेज में एडमिशन नहीं लेना होता, अगर आपका दोस्त जा रहा है तो जाने दो, आपके लिए वो कॉलेज सही नहीं होगा तो नहीं होगा, आप दोस्त के कारण चले तो जाओगे, बट बाद में अपने करियर में खुद पछताओगे, और फिर मास्टर्स करने ढूंढोगे, फिर मास्टर्स में भी वही गलती कर दोगे, तो फिर कहाँ जाओगे। बैचलर्स में आपने कम से कम 15-20 लाख रुपए खर्च किए, 5 लाख रुपए खर्च किए, बैचलर्स किया, उसके बाद मास्टर्स में आपने 25-50 लाख रुपए खर्च किए, तो फिर कैसे होगा। तो ये सारी चीजें जाननी बहुत जरूरी होती है। ठीक है, तो मास्टर्स हम बात करते हैं एक बार, कि मास्टर्स में आप क्या कर सकते हो। एमटेक है, एमफिल है, एमएस है, एमएससी है, एमएंग है, काफी सारे मास्टर्स हैं। किस मास्टर की ज्यादा इंपॉर्टेंस होती है। एमटेक की विदेश में कोई इंपॉर्टेंस नहीं होती, ऑलमोस्ट ना के बराबर होती है। अगर आप एमटेक कर रहे हो तो इंडिया में उसकी थोड़ी बहुत इंपॉर्टेंस है, बट बाहर में तो उसको मानते नहीं। मैं आईआईटी से हूँ, मैं बता सकता हूँ, ये चीज मैंने देखा है। एमएस की इंपॉर्टेंस होती है, जैसे आईआईटी मद्रास में एमएस का कोर्स है, एक दो और कॉलेज है इंडिया में जो एमएस के कोर्स कराते हैं, एमएस की इंपॉर्टेंस होती है। एमटेक की बाहर में उतनी इंपॉर्टेंस नहीं होती, मतलब बहुत कम रियलाइजेशन, एमटेक कुछ होता है। एमएससी की फिर भी थोड़ी बहुत होती है। ठीक है, तो आप जो कोर्स करो उसके डिग्री, एक्रेडिशंस, ये सारी चीजें समझो कि किसका क्या वैल्यू है। ठीक है, और हर कोर्स की क्या इंपॉर्टेंस है, वो चीज समझनी बहुत जरूरी है। उसके बाद स्पेशलाइजेशन, हर चीज मत कर लो। अगर सब कोई डेटा साइंस में जा रहे हैं तो आज देखो डेटा साइंस में कितने ले ऑफ्स हुए। बोलते हैं ना लोग डेटा साइंस में जाओ अच्छी जॉब मिल जाएगी, नहीं ऐसा नहीं होता।
कल ही मैं आर्टिकल पढ़ रहा था एनालिटिक्स इंडिया की मैगजीन में, डेटा साइंस में सबसे ज्यादा ले ऑफ्स हो रहे हैं, एआई में सबसे ज्यादा ले ऑफ्स हो रहे हैं। कंपनीज को टेक की कोई परवाह नहीं इतनी, वो उनके लिए प्रिविलेज था कि हाँ मुझे डेटा बता पा रहा हूँ कैसे हो रहा है सेल्स। अभी कंपनीज को सेल्स करना है। अगर आप डेटा साइंस पढ़ रहे हैं और आपको बिजनेस का अंडरस्टैंडिंग नहीं है तो बहुत दिक्कत होगी जॉब में, क्योंकि आप डेटा से निकाल तो दोगे कुछ भी ग्राफ, बट उसका वैल्यू क्या है? तो वो चीजें स्पेशलाइजेशन कोर्स करना इसलिए बहुत जरूरी होता है। टेक्नोलॉजी हर कोई सीख सकता है, कोडिंग हर कोई कर सकता है, अच्छे कोड्स लिखना, कोड्स की वैल्यू करना, वो सारी चीजें बहुत जरूरी है। हर कोई गूगल पे फेसबुक पे एड्स बना के चला सकता है, बट हर एक एड का जो आरओआई होता है, रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट, वो भी अच्छा मार्केटर बना सकता है। तो वही चीज होता है स्ट्रैटेजी करना। और स्ट्रैटेजी में आज बहुत लोग जाते हैं कि मुझे स्ट्रैटेजी इंटर्न चाहिए, मुझे प्रोडक्ट मैनेजमेंट इंटर्न चाहिए। क्या है ये स्ट्रैटेजी और प्रोडक्ट मैनेजमेंट इंटर्न? क्यों इसका इतना डिमांड है? स्ट्रैटेजी इंटर्न होता है वो बेसिकली हर प्रोसेस फ्लो को समझता है, उसके ऊपर एक स्ट्रैटेजी, एक प्लान बनाता है। ठीक है, हर एक टास्क में उसने की पैरामीटर्स चेक करता है, की परफॉर्मेंस इंडेक्स चेक करता है कि क्या क्या, अगर मेरे कोई कैंपेन रन करना है तो इसके लिए क्या खर्चा है, इस कैंपेन का सक्सेस कैसे पता चलेगा, क्या पैरामीटर इस कैंपेन की सक्सेस को इंपॉर्टेंस बनाएंगे, वो पूरा डिजाइनिंग करता है। वैसे ही प्रोडक्ट मैनेजमेंट का। ठीक है, प्रोडक्ट मैनेजमेंट में वो बेसिकली क्या करता है, डॉक्यूमेंटेशन बनाता है, ब्लूप्रिंट्स बनाता है प्रोडक्ट्स के ऊपर, प्रोडक्ट की टेस्टिंग्स में चेक करता है, प्रोडक्ट्स का ओवरऑल देखता है। प्रोडक्ट मैनेजमेंट का मिनी सीईओ। ठीक है, तो ये एक चीज हो जाती है। अब इसके बाद क्या होता है, इसके बाद अगर हम देखें कि मास्टर्स में काफी सारे कंट्रीज हैं आज जाने के लिए आपके लिए। ठीक है, तो यूएस है, यूके है, कनाडा है, ऑस्ट्रेलिया है, जर्मनी है, फ्रांस है, बहुत है कंट्रीज। सबसे ज्यादा लोग यूके में जाते हैं। 8 लाख लोग जो 2018 में गए थे, उसमें से 2.25 लाख के अराउंड यूएस में ही गए थे, सॉरी यूएस में गए थे। तो यूएस में सबसे ज्यादा लोग जाते हैं, अपॉर्चुनिटीज ज्यादा है, ये लोगों का मानना है, अपॉर्चुनिटीज ज्यादा है, और यूएस की डिग्रीज की ग्लोबल वैल्यूएशंस भी अच्छी रहती है। ठीक है, रिकग्निशंस की बात कर रहे हैं। उसके बाद लोग कनाडा जाते हैं पीआर के लिए। कनाडा में कैनेडियन डिग्रीज की वैल्यू बहुत अच्छी होती है। पीआर का एस्पेक्ट होता है परमानेंट रेसिडेंसी, कि वहाँ के सिटीजन में जाओ एक प्रकार से। और ऑस्ट्रेलिया जाते हैं लोग। अभी कोरोना के बाद ये सारी चीजें बदल रही, काफी सारी यूनिवर्सिटीज को आज वो नहीं मिल रहा, स्टूडेंट्स नहीं मिल रहा बेसिकली। तो वो क्या करते हैं, आपके पास आने के लिए उनकी इच्छा बढ़ रही है, क्योंकि यूनिवर्सिटीज भी तो अल्टीमेटली एक बिजनेस है। उनके पास अगर स्टूडेंट्स आएंगे नहीं तो वो चलेगा कैसे? आप फीस पे नहीं करोगे यूनिवर्सिटी में, यूनिवर्सिटी चलेगी कैसे? ये चीज भी समझ लीजिए। तो आपको कहाँ जाना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ये कोई अगर तीसरा इंसान जो कि आपके भाई के आसपास बैठा बता रहा है, जो खुद कभी यूएस नहीं गया, जो खुद कभी कनाडा नहीं गया, अगर आप उससे गाइडेंस ले रहे हो, गॉड सेव यू। ठीक है, तो भगवान भरोसे हो जाएगा। फिर वो आपको प्लान करना होगा प्रॉपरली कि कौन सी कंट्री में जाना बेहतर रहेगा आपके प्रोफाइल के लिए, आपके स्किल्स के लिए, और किस कंट्री में किस टाइप की जॉब अपॉर्चुनिटीज मिल सकती है, कहाँ पे जॉब्स का इंक्रीमेंट है, कहाँ पे जॉब्स नहीं है, कहाँ की वीजा पॉलिसी अच्छी है जो कि एज अ इंटरनेशनल स्टूडेंट आपको रहने दे ज्यादा टाइम। ठीक है, क्योंकि हर एक को विदेश में जाके जॉब करने का रहता है। किस डिग्री में खर्चा ज्यादा है और बट आरओआई भी बहुत ज्यादा है, किस डिग्री में कम खर्चे में ज्यादा अच्छा रिटर्न आ रहा है। ठीक है, किस डिग्री में खर्चा तो कम है बट रिटर्न भी कुछ नहीं है। ऐसा भी होता है, बहुत लोग सस्ते के पीछे भागते हैं, सस्ता हर बार अच्छा नहीं होता। तो अब जैसे एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ, बहुत लोग फ्री एजुकेशन के नाम पे जर्मनी जाते हैं, अच्छी बात, हम लोग खुद जर्मनी के लिए एडमिशन करवाते हैं। काफी कंपटीशन बहुत हाई होता है फ्री एजुकेशन का, बट होता है। ठीक है, लो कॉस्ट और फ्री एजुकेशन, फ्री तो पूरा नहीं होता बट बहुत कम कॉस्ट होता है, इंडिया से भी कम कॉस्ट हो जाता है कई बार। तो बट क्या होता है उसमें, लोग चले जाते हैं, मास्टर्स कर भी लेते 2-3 साल, जर्मन लैंग्वेज नहीं सीखते। और सीधी सी बात है, अगर आप साउथ इंडिया में रह रहे हो और आपको एक भी साउथ इंडियन लैंग्वेज नहीं है और आप लोकल जॉब कर रहे हो तो कैसे चलेगा? जर्मन्स तो इंडियंस की तरह इतने अडेप्टिव नहीं है फिर इस चीज को लेके। यूरोप में, जापान में, चाइना में आपको लैंग्वेज आनी चाहिए, नहीं तो आपको जॉब नहीं मिलेगी। तो ये चीज का बहुत दिक्कत होता है। ठीक है, तो अगर हम देखें
अगर हम देखें कि जो जॉब का सिनेरियो है वहां पे आपको लैंग्वेज बहुत जरूरी है। आप जाओ और जर्मन सीख लो ना, सिर्फ एक बेसिक सा भी, तो भी बहुत आसानी से हो जाता है। ठीक है, तो वैसे करके है ना, आप काफी अच्छी कंट्रीज में जा सकते हैं। जॉब का, प्लेसमेंट्स का जो नंबर होता है बहुत इंपॉर्टेंट होता है वहाँ पे। तो आप क्या कोर्स कर रहे हो, उस कोर्स की क्या इंपॉर्टेंस है आप जॉब में, ये रिक्रूटर्स देखते हैं। ऐसा नहीं कि कुछ भी कोर्स कर लिया और जॉब में चले गए, कोडिंग का कोर्स है मार्केटिंग कर रहे हैं, नहीं ऐसा नहीं चल सकता। कोडिंग किया तो कोडिंग में जाना होगा, मार्केटिंग में जा सकते हो बट बहुत डिफिकल्ट रहेगा। ठीक है, तो अभी हम बात करते हैं बेसिकली आरओआई की। अभी जैसे क्या होता है कि आपने 15 लाख खर्च किए, और हर एक को समझना जरूरी होता है कि 15 से 50 लाख खर्च कर रहा हूँ तो क्या मेरी जॉब लग सकती है। देखो, कोई गारंटी नहीं देगा कि जॉब लगेगी कि नहीं लगेगी, क्या होगा, बट आपको अंडरस्टैंडिंग जरूर बना देगा कि ऐसे ऐसे करोगे तो जॉब लगेगी और ऐसे ऐसे नहीं करोगे तो जॉब नहीं लगेगी। ठीक है, तो ये आपको समझना होगा कि कैसे जॉब लग रही है, कैसे जॉब नहीं लग रही है, किस तरीके से जॉब लग सकती है, किस तरीके से आप रिसर्च में जा सकते हो या स्टार्टअप कर सकते हो। बहुत जरूरी है समझना। ठीक है, तो अभी सेशन के एंड में आते हैं। अब मैं क्वेश्चन आंसर्स एंटरटेन करूंगा। आपके कोई भी क्वेश्चंस है कमेंट्स में लिखें, ताकि मैं एक एक करके उसका आंसर करता हूँ। ठीक है, बाकी अगर आपको हायर एजुकेशन, कॉलेज एडमिशंस, लिंक्डइन या रेज्यूमे के ऊपर कोई भी सपोर्ट चाहिए, आप कनेक्ट करें मेरे से लिंक्डइन पर या फॉरेन एडमिट्स पे जाएं, हमें वहां से मैसेज भेजें, हम आपकी डेफिनेटली हेल्प करेंगे। और अभी पहला क्वेश्चन जो है वो ये है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सीवी एंड रेज्यूमे। सीवी और रेज्यूमे के बीच में क्या डिफरेंस होता है? जो मैंने बेसिक सबसे पहली चीज बताई, रेज्यूमे 1 to 2 पेज में मैक्सिमम होगा, 1 पेज फॉर majority of people, 2 पेज फॉर वेरी एक्सपीरियंस्ड प्रोफेशनल्स 10-15 साल की। CV can be 2 page to 4 page also. Usually CVs are preferred 2 pages और maximum 3-4 pages. And CVs में chronologically आपकी सारी चीजों के बारे में होगा। रेज्यूमे सिर्फ उन्हीं चीजों के बारे में होगा जिस जॉब के लिए आप अप्लाई कर रहे हो उसके अराउंड की ही चीजें आप लिखोगे। ठीक है, रेज्यूमे बहुत टारगेटेड होगा, सीवी थोड़ा एलाबोरेटिव होगा। ठीक है, तो ये मेन डिफरेंस है रेज्यूमे और सीवी को लेके। ऑनलाइन कोर्सेज में बहुत सारे कोर्सेज हैं। अगर हम डिजिटल मार्केटिंग की बात करें तो गूगल डिजिटल गराज बोल के है वेबसाइट, गूगल की साइट है। फ्री में डिजिटल मार्केटिंग सीखी, 1 रुपया भी खर्च नहीं करना होता, फ्री में कोडिंग सीखी। ठीक है, अपस्किलिंग का कॉस्ट नहीं होता। आज बड़ी बड़ी कंपनीज आपको फ्री में कोर्सेज करवा रही है। कोर्सेरा पे जाइए, यूडेमी पर जाइए, यूडेमी में बहुत कम कॉस्ट में कोर्सेज होते हैं, 300 रुपए 500 रुपए में आप एक कोर्स अच्छे से सीख सकते हैं। कोर्सेरा पे आप इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज के प्रोफेसर से ऑनलाइन कोर्सेज सीख सकते हैं। ये कोर्सेज सीखने के लिए, इसके सर्टिफिकेट्स के लालच में मत जाना, क्या मुझे सर्टिफिकेट बटोरना इज नॉट योर गोल। योर गोल इज टू लर्न एंड अपस्किल योरसेल्फ। ठीक है, तो ये चीज देखें। उसके बाद जो चीज देखते हैं कि कोर्सेरा, यूडेमी, गूगल डिजिटल गैराज, AWS, IBM, माइक्रोसॉफ्ट, इन सब के काफी सारे कोडिंग के रिसोर्सेज फ्री हैं। गिटहब, अगर आप टेक्निकल में है तो गिटहब 1.5 करोड़ रुपए के रिसोर्सेज फ्री देता है हर स्टूडेंट को। वेबसाइट से लेके सारे कोर्सेज तक सब कुछ फ्री देता है गिटहब। फॉरेन एडमिट्स के पेज पे हमने कल परसों ही शेयर किया था लिंक्डइन पर, हम फेसबुक पे आज शेयर करेंगे, तो आप देख लीजिएगा। उसमें गिटहब के बहुत सारे रिसोर्सेज आपको फ्री मिलेंगे। और ये सारी चीजें कंपनीज क्यों करती है? ताकि आप उनके अपस्किलिंग करें, और उस अपस्किलिंग से आप आगे जो यूज करेंगे उन्हीं के टूल्स होंगे, तो फायदा उनका भी रहता है कुछ हद तक। ठीक है, फॉरेन एडमिट्स जो कंपनी है हमने 2 साल पहले शुरू किया था। हम भी आप ही की तरह स्टूडेंट्स थे, मैं और मेरा को-फाउंडर, और हम भी आपकी तरह ही प्रॉब्लम्स में जा रहे थे, हायर एजुकेशन कैसे करना है। मैं खुद एक लो मिडिल क्लास बैकग्राउंड से हूँ, तो स्कॉलरशिप्स कैसे लेनी है, और जितने कंसल्टेंट्स हमने मार्केट में देखे वो सिर्फ पैसा बनाने में इंटरेस्टेड थे। टॉप कॉलेज में कैसे जाना होता है, स्कॉलरशिप के लिए कितनी मेहनत चाहिए होती है, उनका इंटरेस्ट ही नहीं होता। उनको चाहिए कॉलेज से कमीशन, वो आपको कोई भी Tier 2 Tier 3 कॉलेज में भेज देंगे। जब उनसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्यों ये कॉलेज, तो पीछे हट जाते थे। तब मुझे समझ में आया कि यार ये चीज तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि मैं लकी था, मेरे पास अच्छे एलुमनी थे, अच्छे सीनियर्स थे विदेश में, उन्होंने मेरी हेल्प की। बट हर जगह के पास ये नहीं होता। इसलिए हमने फॉरेन एडमिट शुरू करा कि हम हर उन स्टूडेंट्स को उन इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के साथ कनेक्ट कराए, उन इंटरनेशनल एलुमनीज के साथ कनेक्ट कराए जो कि उस कॉलेज में जा चुके हैं और पढ़ चुके हैं जिस कॉलेज में वो जाना चाहते हैं। और हमारा गाइडेंस
प्योरली ट्रांसपेरेंट और अनबायस्ड रहता है, ठीक है। और इस माध्यम से आप बेसिकली कोई भी कॉलेज में आप जाने के लिए प्लान कर सकते हैं। फॉरेन एडमिट से कभी किसी कॉलेज के लिए प्रेशर नहीं किया जाता, क्योंकि हमारे टाइप्स ऐसे होते ही नहीं जिसमें हम B2B कमीशंस देखें। वी आर नॉट पुशी हियर। आपको जो कॉलेज सही लगेगा उसके ऊपर हम आपको गाइड करेंगे, और सारा डेटा सेंटर होता है। ऐसा चलो इस कॉलेज में चले जाओ, उस कॉलेज में नहीं। आपकी प्रोफाइल ये है, आपके स्कोर्स ऐसे हैं, आपके एस्पिरेशंस ये है, तो ये कॉलेजेस आपको अच्छा ROI देंगे, ये कॉलेजेस आपको अच्छा PR देंगे, आपको इसमें से फायदेमंद रहेगा। तो ये एनालिटिक्स और डेटा के साथ बताया जाता है। और उसके बाद आप मेंटर से कनेक्ट कर सकते हो। कनाडा में जो पढ़ रहे स्टूडेंट्स, आप उनके साथ बात कर सकते हो। कनाडा में जो ग्रेजुएट कर चुके हैं उनसे बात कर सकते हो। US में मेंटर उनसे बात कर सकते हो। जर्मनी में मेंटर्स उनसे बात कर सकते हो। कंपेयर कर सकते हो कि उनका एक्सपीरियंस जर्मनी में और इनका एक्सपीरियंस US में कौन सा बेहतर रहा, और फिर आप डिसाइड करो। तो ये फॉरेन एडमिट्स करते हैं। जो हमारा दूसरा प्रोडक्ट है कॉलेज भारती, वो यही चीज इंडियन स्टूडेंट्स के इंडिया में करता है। कि अगर आप इंडिया में पढ़ रहे हो, कि मान लो मुझे बॉम्बे में पढ़ना चाहिए कि बैंगलोर में पढ़ना चाहिए कि राजस्थान में पढ़ना चाहिए कि IITs का तो फिर भी सॉर्टेड रहता है, बाकी जगह का क्या रहता है उतना पता नहीं रहता, ठीक है। तो उसमें क्या रहता है, हम ऑनलाइन गाइडेंस करते हैं। फॉरेन एडमिट्स और कॉलेज भारती दोनों में कंप्लीट ऑनलाइन गाइडेंस, आपको कहीं नहीं जाना होगा। घर बैठे फोन पे, वेबसाइट पे आप पूरी गाइडेंस अवेल कर सकते हो। US में बैठे बैठे आप मेंटर्स से बात कर सकते हो, यहाँ पे बैठे बैठे US के मेंटर से बात कर सकते हो। वैसे ही आप यहाँ बैठे बैठे, बॉम्बे में बैठे बैठे या फिर वेलोर में बैठे बैठे आप कोई भी इंडिया के जितने भी मेंटर्स हैं अच्छे कॉलेजेस में, जिस कॉलेज में आप जाना चाहते हो, आप उनसे बात कर सकते हो। लाइव कॉल बुक करो, स्लॉट करो, पे करो, बात करो, राइट। तो वो पूरा एप्लीकेशन ही हमने ऑनलाइन कर दिया आज के जमाने में। आज कोविड है, आप हर कॉलेज को जाके देख नहीं सकते, ये सारी चीजें आसान हो गई फिर। तो ये collegeBharati.com बोल के वेबसाइट है हमारी, foreignadmits.com बोल के वेबसाइट है। आप जाइए, देखिए, आपको कुछ भी दिक्कत हो तो कनेक्ट करिए। हम देखते हैं कि हम आपकी कैसे हेल्प कर सकते हैं। हम काफी सारे कॉलेजेस में जा रहे हैं, वर्कशॉप्स करा रहे हैं, लोगों में अवेयरनेस फैला रहे हैं गाइडेंस और मेंटरशिप को लेके। तो अगर आप के कॉलेज में बुलाना चाहते हैं तो डेफिनेटली बुलाइए। फोटो रिज्यूमे में अटैच नहीं करना होता। बहुत लोग डालते हैं फोटोज, जरूरी नहीं है, वो पर्सनल प्राइवेसी इंफॉर्मेशन होती है, नहीं करना चाहिए। फादर्स नेम, योर सेक्स, योर जेंडर बेसिकली, और योर डेट ऑफ बर्थ, ये सब चीजें जरूरी नहीं होती। विच कोर्स इज बेटर, एमटेक फ्रॉम ओल्ड IITs और MBAs फ्रॉम IIMs? एमटेक टेक्निकल कोर्स हो गया, MBA मैनेजमेंट कोर्स हो गया। पहले तो ये डिफरेंस होना चाहिए। आपको टेक्निकल में जाना है कि मैनेजमेंट में जाना? अभी इस क्वेश्चन से ये लग रहा है कि आप करियर में अभी पक्के नहीं है, आपको पता नहीं एग्जैक्टली क्या करना है। तो वो जब पता हो जाएगा ना, तो ये क्वेश्चन भी नहीं आएगा कि एमटेक फ्रॉम ओल्ड IIT वर्सेस MBA फ्रॉम। आप ये पूछोगे एमटेक फ्रॉम ओल्ड IITs वर्सेस MS फ्रॉम इंटरनेशनल, या MSc फ्रॉम इंटरनेशनल, या फिर MBA फ्रॉम IIM वर्सेस MIF और MIM और MBA फ्रॉम अब्रॉड। ये क्वेश्चन पूछ सकते हो। टेक्निकल में जाना है सॉरी टेक्निकल में जाना है तो एमटेक आप कर सकते हो। अगर इंडिया में ही रहना तो इंडिया में कॉलेज कंपनी थोड़ा प्रेफरेंस देते हैं एमटेक को, बट MS को ज्यादा प्रेफरेंस मिलता है। मैं बता देता हूँ, ना कि क्योंकि मेरा फॉरेन एडमिट इसलिए क्योंकि मेरा कॉलेज भारती भी है, मुझे पता है कि इंडिया में एमटेक के क्या प्रॉब्लम्स होते हैं। मैं IIT बॉम्बे से भी पढ़ चुका हूँ, IIT BHU से भी पढ़ चुका हूँ। एमटेक का कितनी जॉब्स आती है, आप जाइए, चेक करिए, समझिए, तब आप अप्लाई करिए एमटेक। ब्लाइंडली अप्लाई करिए एमटेक में, पछताएंगे। दूसरी चीज है MBA फ्रॉम IIMs, बहुत रैट रेस है, कैट के पीछे हजारों लाखों लोग लड़ते हैं, एडमिशंस कॉल आते हैं, करते हैं। अच्छा कॉलेज है, IIMs काफी सारे अच्छे हैं। नए वाले के ऊपर मैं कमेंट नहीं करता, पुराने वाले हम अच्छे हैं। मैं अगर जाना चाहता तो मैं ABC शायद जाता, अगर जाता तो। भले MBA बाहर में सबसे बड़ी चीज और डिफरेंस आता है वो कल्चरल एक्सपोजर, और वो जॉब में बहुत मैटर करता है। इंटरनेशनल, डाइवर्स एंड कल्चरल एक्सपोजर, तो उसके ऊपर फोकस करना होता है। स्टूडेंट्स कॉलेज में रहते रहते कुछ बेसिक स्किल्स तो सीख ही लीजिए। कंटेंट राइटिंग, कॉपी राइटिंग, थोड़ा सा डिजिटल मार्केटिंग, और सबसे इंपॉर्टेंट स्किल जो कि मैंने सीखा और आज भी सबको बोलता हूँ, सेल्स आना चाहिए। कम्युनिकेशन और सेल्स स्किल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इफ यू कांट कम्युनिकेट, इफ यू कांट प्रेजेंट, इफ यू कांट सेल योरसेल्फ, अगर आप कोई भी चीज अपने आप को बेचना नहीं जानते लोगों के सामने, अपने आइडियाज को, अपने कॉन्सेप्ट्स को, तो आप लाइफ में स्ट्रगल कर सकते हैं।
सिर्फ आपको स्किल्स नहीं बचाती, स्किल्स को बेचने की कला आनी चाहिए। आपके जैसे हजारों लोग होंगे सेम स्किल्स से, आपकी अगर सेलिंग स्किल्स अच्छी होगी तो आप बेच पाओगे और आपको जॉब मिल पाएगी या फिर आप क्लाइंट्स कन्वर्ट कर पाओगे। सेल्स, डिजिटल मार्केटिंग, कंटेंट राइटिंग, बेसिक्स ऑफ कोडिंग, पाइथन, वेबसाइट डेवलपमेंट, ऐप डेवलपमेंट, ये बहुत बेसिक हो गया आजकल। फोटोशॉप, ये सब आना चाहिए। ये बनाने से आप ग्राफिक डिजाइनर नहीं बन जाते, बट ये आपकी लाइफ में एक बेसिक स्किल होती है, ये आना चाहिए। हॉबीज लिखना जरूर नहीं, हॉबीज नहीं लिखना चाहिए, यू शुड नॉट। नो, बायोडेटा थोड़ी है, सीवी है, रेज्यूमे, हॉबीज नहीं लिखना चाहिए। सीवी में फिर भी लिख सकते हो क्योंकि लैबोरेटिव है, और हॉबीज भी ऐसा नहीं कि यार प्लेइंग डोटा एंड ऑल, वो डिपेंड करता है। हॉबीज सीवीज में लिख सकते हो बट रेज्यूमे में नहीं, ठीक है। और कोई क्वेश्चन? कवर लेटर, कवर लेटर की अगर हम बात करें तो कवर लेटर बहुत बड़ा इसे टाइप नहीं होना चाहिए, ठीक है। प्रिसाइज लिखो, 3 पैराग्राफ्स में कंप्लीट कर सकते हो आप कवर लेटर, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा एक्सपैंड करोगे 5, हर पैराग्राफ में 2 से 3 लाइन। मैं कवर लेटर 7 लाइंस में भी लिखे हैं। बहुत प्रिसाइज होना चाहिए, क्या कर रहे हो वो बताओ, रेज्यूमे की सारी चीजें मत बताओ, क्यों अप्लाई कर रहे हो आप, क्यों फिट हो इस पोजीशन के लिए वो बताओ, कि वो रेज्यूमे नहीं बता सकते, ठीक है। पर्सनलाइज होना चाहिए, डियर सर से नहीं, डियर मिस्टर सेकेंड नेम या मिस सेकेंड नेम, वैसे करके करो। और बीसीसी या सीसी करके सारे रिक्रूटर को एक साथ मत भेजो, बहुत गंदी आदत है, कभी जॉब नहीं मिल सकती उसमें आसानी से। स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस, स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस आप रेज्यूमे पे तो नहीं डाल सकते डायरेक्टली, आप स्किल्स के माध्यम से कन्वे कर सकते हैं कि आपके स्किल्स कितने, 3 आउट ऑफ 5, 5 आउट ऑफ 5 जो होता है ना, मैंने पहले बताया वीडियो में, अगर आप पीछे जाओगे तो आपको दिखेगा कि CSS HTML में आप कितना स्किलफुल हो, 1 to 5 में आप रेट करें, तो वैसे आप कर सकते हो। दूसरी मेल बॉडी, जो मेल बॉडी रहती है उसमें आप प्रिसाइज ईमेल लिखो, लंबे लंबे एसेज मत लिखो, एकदम टेम्पलेट उठा के कॉपी पेस्ट मत करो, सबको रिक्रूटर को पता चलता है कि आप कॉपी पेस्ट कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, ठीक है। बहुत प्रिसाइज और पर्सनलाइज्ड ईमेल्स लिखो ताकि कन्वर्जन्स बढ़ेगा। 1000 लोगों को टेम्पलेट भेजोगे वर्सेस 10 लोगों को पर्सनलाइज्ड ईमेल भेजोगे, कन्वर्जन्स अपने आप दिख जाएगा। वो 10 में कन्वर्ट हो सकता है, 1000 में नहीं होगा, तो वो एक चीज ध्यान रखना। आई होप मैंने अभी तक सारे क्वेश्चंस आंसर किए। किसी का कोई क्वेश्चन या डाउट रह गया हो तो पूछ सकते। इंटर्नशिप वर्सेस वॉलंटियरिंग, इंटर्नशिप क्या होती है? इंटर्नशिप ट्रेनिंग नहीं होती। सबसे पहली चीज, लोग वो सोचते हैं इंटर्नशिप पे जाएंगे ट्रेनिंग मिलेगा फिर हम खुद सीख के आ जाएंगे, नहीं। इंटर्नशिप पे अगर आपको पैसे मिल रहे हैं या फिर इंटर्नशिप मिल भी रही है अनपेड भी, तो वो आपके सिर्फ सीखने का टाइम नहीं होता, उसमें सीखना थोड़ा कम रहता है, ट्रेनिंग के मुकाबले काम ज्यादा करना होता है। इंटर्नशिप इज मोर अबाउट गेटिंग यू अ लाइव एनवायरनमेंट टू डिलीवर योर लर्निंग एंड स्किल्स। 2-4 दिन सीखा, हफ्ता भर सीखा और फिर काम करना शुरू करा, आपको एक लाइव एनवायरनमेंट। बस फायदा ये रहता है कि आप फायर होने के चांसेस कम रहते हैं, जॉब की तरह आपको 9 to 5 वाली चीजें नहीं होती। इंटर्नशिप में काम ज्यादा भी हो सकता है। मैं अपने इंटर्नशिप में 18 घंटे काम करता था, बिकॉज लर्निंग बहुत जबरदस्त थी। सीखने को मिले ना तो उस इंटर्नशिप में फ्री में भी चले जाओ, सीखना बहुत जरूरी है। कॉलेज लाइफ में अगर सीख लिया ना तो जॉब लाइफ में कभी दिक्कत नहीं है। तो कॉलेजेस में मैं देखता हूँ काफी सारे बच्चे स्टाइपेंड के पीछे पड़े रहते हैं और इंटर्नशिप में सीख नहीं पाते, तो वो एक बहुत बड़ी इश्यू क्रिएट करेगा आगे लाइफ में, क्योंकि 5-10 हजार के स्टाइपेंड आपकी लाइफ में चेंज हो जाएगी। बट अगर वो क्वालिटी वर्क एक्सपीरियंस आपने मिस कर दिया तो वही चीज सीखने के लिए आप बाद में 50,000, 1 लाख, 10 लाख तक खर्च करने पड़ेंगे। तो इंटर्नशिप में वो चीज रहता है। ट्रेनिंग हाउएवर इज मोर टुवर्ड्स अ पेरेंटल गाइडेंस काइंड ऑफ अ थिंग रहता है, कि आपको पूरी चीजें सिखाई जाती है, एक एक टर्मिनोलॉजीज बताई जाती है, वो पूरा ट्रेनिंग पीरियड में रहता है, ठीक है।
तो दैट इज डिफरेंट. वॉलंटियरिंग की अगर हम बात करें, वॉलंटियरिंग इज अ मिक्स ऑफ ट्रेनिंग इंटर्नशिप बोथ. और उसमें ये रहता है कि you will not get paid, you will only get, let's say, subsistence allowance. ठीक है. वॉलंटियरिंग comes out of a social effort. आप सोसाइटी के लिए कितना कंट्रीब्यूट करना चाहते हो, आप अपने समय को कितना यूटिलाइज करना चाहते हो लोगों के लिए, वो चीज वॉलंटियरिंग दर्शाता है. एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू डू वॉलंटियरिंग एट दिस स्टेज. आज लोग, कंपनी देखती है कि आपका सोशल एस्पेक्ट कैसा है, आपका कंसर्न कैसा है सोसाइटी के प्रति, आपका कल्चर कैसा है इस चीज के लेके. तो ये बहुत कल्चरल एस्पेक्ट दर्शाता है. वॉलंटियरिंग इज ऑलवेज गुड. आई डिड 6 to 8 वॉलंटियरिंग इन माई कॉलेज. आई थिंक हर्षल बता सकते हैं इस चीज के बारे में. मैंने ASQ LES को लीड किया, इंडिया में सबसे बड़ा गूगल को यूज करके अपस्किलिंग कैंपेन हमने शुरू किया था. तो ऐसे करके बहुत सारी चीजें की है वॉलंटियरिंग को लेकर. तो वॉलंटियरिंग इज ऑल्सो गुड. NGOs में काम करना, सोशल फाउंडेशंस में काम करना, जैसे शशि ड्रीम फाउंडेशन है, इसमें काम करना. ऐसे करके बहुत सारे फाउंडेशन होंगे जहाँ पे आप वॉलंटियर कर सकते हो. 1 महीने के लिए, 2 महीने के लिए, 6 महीने के लिए बहुत लोग करते हैं. और इसकी बहुत वैल्यू होती है. अगर आपका MBA करना है तो वॉलंटियरिंग आपके रेज्यूमे में होना चाहिए. ये टिप है. ठीक है. ओके देन, फाइनल क्वेश्चंस एंड देन विल रैप अप. अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा तो डेफिनेटली कनेक्ट करें, मुझे मैसेज पे फीडबैक भेजें और शशि ड्रीम फाउंडेशन को फीडबैक भेजें. आई एम रियली थैंकफुल टू शशि ड्रीम फाउंडेशन. बहुत आभारी हूँ शशि ड्रीम फाउंडेशन के प्रति, हर्षल के लिए, कि मुझे ये मौका मिला ताकि मैं आप लोगों से बात कर पाया, कुछ 100 हजारों लोगों तक कनेक्ट कर पाया. एटलीस्ट जो चीज मैं नहीं कर पाया था कभी कभार अपने करियर में, मैं नहीं चाहता कि आप लोग वो मिस करो. वही चीज सबसे इम्पोर्टेंट होती है, सिखाओ आगे लोगों को, एंड वही कर पाया. थैंक यू शशि ड्रीम फाउंडेशन. थैंक यू स्टूडेंट्स. सो सक्सेस मंत्रा बेसिकली है लर्न टू बी कॉम्पिटेंट. जैसे कि 3 काबिलियत बनाओ, ठीक है, सफलता अपने आप आएगी. तो लर्न थिंग्स, ठीक है, डू थिंग्स, डोंट जस्ट गेट स्टक ऑन योर लैपटॉप और बिंज वॉच सीरीज और पूरा खर्च मत करो. देखो अच्छी बात है, बट करियर के प्रति जागरूक रहो, अपस्किल करो. पैंडेमिक है, जॉब्स कम होंगी, बट अच्छे लोगों को जॉब्स मिलेंगी. हम आज भी हायर कर रहे हैं. तो फोकस करो अपने करियर को लेके, अच्छे मेंटर्स को लो अपने करियर में और जागरूक बनो अपने करियर को लेके. नहीं समझ में आता पूछो, हेल्प लेने में कोई शर्माना नहीं. ठीक है. और अपने करियर के प्रति इन्वेस्ट करो कि अपने करियर को कैसे इंप्रूव किया जाए. पिज्जा और मूवीज से ज्यादा अपने करियर में इन्वेस्ट करो, बहुत फायदा मिलेगा. एंड बाद में मे बी यू कैन हैव हंड्रेड्स ऑफ पिज़्ज़ास. ठीक है. ओके फ्रेंड्स, बाय बाय, अलविदा. अपना ध्यान रखें, क्वारंटीन में घर पे रहें और जो गरीब लोग हैं उनकी मदद करें. आप फिर भी प्रिविलेज्ड हैं, आपको 2-4 टाइम का खाना मिलता है. काफी लोगों को खाना नहीं मिलता है. इस टाइम में अपने वॉचमैन के, अपने नियर बाई जो भी अंडर प्रिविलेज्ड लोग हैं उनकी सहायता करें, क्योंकि मुसीबत में एक दूसरे के काम आना सबसे बड़ी इंसानियत की पहचान है. थैंक यू.